हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी बेसिक टर्म्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट से। स्टेट क्या होता है? जब भी हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम उसकी कंडीशन से या फिर उसकी प्रॉपर्टी कहें, प्रॉपर्टी से हम उसको डिफाइन करते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस सिस्टम को प्रॉपर्टी से डिफाइन करना हमारा स्टेट कहलाता है। लेट्स से मेरा मेरा ये कोई सिस्टम है और इसमें किसी एक फिक्स टाइम पे 0 सेकेंड पे प्रेशर कुछ P है, वॉल्यूम कुछ V है और टेम्परेचर कुछ T है। और भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो वो क्या कर रही हैं, इस सिस्टम की कंडीशन को बता रही हैं किसी एक फिक्स टाइम T सेकेंड पे। और उससे क्या पता चल रहा है, इसकी कंडीशन का पता चल रहा है। इन प्रॉपर्टीज से इस सिस्टम की कंडीशन का पता चल रहा है कि ये इसके अंदर अंदर चल क्या रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो यही हमारा कहलाता है स्टेट। तो स्टेट क्या है? स्टेट इज समथिंग विच डिफाइंस द सिस्टम, which defines the property of a system at a particular instant of time, or you can say state defines the condition of a system at a particular instant of time by its property at that moment or by its property at that particular time which we have decided. Alright, तो यहाँ पे क्या करना है, हम अगर स्टेट को समझें कि किसी भी कर्व में या किसी डायग्राम बनाते समय किन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में स्टेट को शो कैसे करा जाता है और स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानते हैं साथ ही साथ। उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास कोई ये सिस्टम है जिसमें ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक पाइप से कंप्रेस्ड गैस पास करी और फिर वेल्व क्लोज कर दी, तो ये मेरी हाईली कंप्रेस्ड गैस है जो कि प्रेशराइज होगी। और ये प्रेशराइज गैस क्या करती है, ये हाईली प्रेशराइज गैस है तो ये यहाँ पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी। मैंने थोड़ी देर तक फोर्स लगाया जब मैं इसमें फिल कर रहा था, तो वो फोर्स मैंने हटा दिया और हटाने पर क्या हुआ, ये जो पिस्टन है इस पर फोर्स एक्सर्ट होने के कारण गैस मॉलिक्यूल से ये किसी दूसरी कंडीशन में, जो हमारा सिस्टम है वो किसी दूसरी कंडीशन में कुछ यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? तो ये हमारा पहली कंडीशन थी जिसमें हमारा पिस्टन यहाँ पे था। सेकंड कंडीशन में जब हमारा सिस्टम उस पर फोर्स लगा उस पिस्टन पे, तो हमारा पिस्टन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में पहुंचा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम जो था वो कम था और क्योंकि हमारा फोर्स लगने के कारण यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ गया। तो V1 क्या है, छोटा है V2 से। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो P1 और P2 को कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या था, प्रेशर इंक्रीज था क्योंकि हाईली गैस थी, हाईली कंप्रेस गैस थी। और हाईली कंप्रेस गैस होने के कारण जैसे जैसे उसने यहाँ पे फोर्स लगाया वैसे वैसे हमारा वर्क डन हुआ। दैट मीन्स ये पिस्टन आगे की ओर मूव हुआ। तो प्रेशर के वर्क में कन्वर्ट होने के कारण प्रेशर कुछ ड्रॉप हुआ, इसीलिए जो P1 है वो पहले ज़्यादा था और वो P2 ड्रॉप हुआ क्योंकि हमारा जो वर्क है वो हमें मिला विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रेशर ड्रॉप इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ी, जिसके कारण अगेन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ, एक से दूसरे में फोर्स ट्रांसफर नहीं हुआ, वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं हुई। और वेलोसिटी नहीं हुई और वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण भी एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ पे फर्दर इस टू कंडीशन के बाद हमारा पिस्टन आगे की ओर मूव नहीं हो पाया बिकॉज जो प्रेशर था वो पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि इसका हम कैसे डायग्राम बनाएंगे। अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, लेट्स से ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम वॉल्यूम से शो करते हैं और प्रेशर को हम वाई एक्सिस में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टेट में पहली कंडीशन में अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम यहाँ पे था जिसमें वॉल्यूम कुछ V1 था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा पिस्टन आगे की ओर बढ़ा तो वो कुछ फाइनल कंडीशन में पहुंचा और हमारा वॉल्यूम जो है V1 से V2 इंक्रीज हो गया। बट अगर आप एक चीज़ देखें तो प्रेशर क्या हुआ, पहले ज़्यादा था P1 और धीरे धीरे वर्क में कन्वर्ट होकर के कुछ घट गया P2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेट फाइंड करनी है कि हम स्टेट कैसे शो करते हैं किन्हीं दो प्रॉपर्टीज प्रेशर या वॉल्यूम के बीच में हम यहाँ पे बना रहे हैं, चाहे वो कोई दो अलग प्रॉपर्टी हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, एंथैल्पी, एंट्रोपी हो, कुछ भी हो।
अगर किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी के बीच में आप बना रहे हैं अपना कर्व या कोई भी डायग्राम, जिससे कि आप किसी प्रोसेस का पता लगा पाएँ कि उसका पाथ कैसा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम स्टेट को कैसे शो करते हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में हमारा जो सिस्टम था वो यहाँ पे था। इसमें हमने मान लिया कि हमारा जो प्रेशर था वो P1 था और वॉल्यूम जो था वो V1 था, ठीक है। इसी के आधार पे हमने कहा कि फिर हमारी जो प्रॉपर्टी थी, प्रेशर जो है वो P2 हो गया और वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पहली कंडीशन है वो किसी एक फिक्स टाइम पे होगी और वो फिक्स टाइम पे जो प्रॉपर्टी शो कर रही है वही हमारा स्टेट है, क्योंकि वो सिस्टम की कंडीशन को बता रही है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे। अब अगर आप देखें तो पहली कंडीशन पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी P1 और V1 दोनों को मिला दें तो हमें एक पॉइंट मिलता है और यही पॉइंट कहलाता है स्टेट, ठीक है ना, यही पॉइंट कहलाता है स्टेट। तो ये होगी हमारी स्टेट नंबर 1। सेकेंड स्टेट कहाँ पे है, अगर आप देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी को अगेन मैच करें तो बाद में प्रेशर P2 डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम जो है वो V2 इंक्रीज हो गया। तो अगेन हमें एक और चीज मिली और ये जो पॉइंट है ये अगेन हमारी कोई फाइनल स्टेट है जिससे आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होता, ठीक है ना, जिससे आगे फर्दर आपका पिस्टन मूव नहीं करता क्योंकि पूरा प्रेशर वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट होती हैं और वही इंटरमीडिएट स्टेट एक पाथ बनाती हैं, ठीक है ना। एक एक जो हमारी स्टेट हैं मिल करके सक्सेसिव स्टेट जो हैं वो किसी पाथ को बनाती हैं। तो ये हमारा पाथ कुछ बन गया और यही पाथ क्या है, पूरा एक हमें प्रोसेस दे रहा है। तो यही पाथ हमारा प्रोसेस कहलाता है। हालांकि प्रोसेस को पढ़ेंगे, बट हमने क्या कहा, ऐसी बहुत सारी स्टेट, जब इंटरमीडिएट स्टेट एक के बाद एक सक्सेसिव में चलती रहती हैं और किसी एक एंड स्टेट तक पहुंचती है, स्टेट 2, तो हमारे पास जो पाथ बनता है वो प्रोसेस है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं किसी एक स्टेट की बात करूं, किसी एक कंडीशन की बात करूं, हमारा पिस्टन कहीं यहाँ पे आ जाता है किसी एक कंडीशन में, और इस कंडीशन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस पॉइंट पे ये जो हमारा स्टेट है, इस एक स्टेट पे, ये जो मेरा स्टेट है, इस स्टेट पे मुझे ए पॉइंट पे, इस स्टेट पे प्रेशर का चेंज बताइए या फिर मुझे वॉल्यूम का चेंज बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब भी हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमें किसी भी स्टेट में एक फिक्स प्रॉपर्टी मिलती है। प्रेशर फिक्स होगा यहाँ पे कुछ P डैश, वॉल्यूम भी कुछ फिक्स होगा यहाँ पे V डैश, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हमें पता है कि किसी एक पॉइंट पे हमारी प्रॉपर्टी फिक्स है तो वहाँ पे चेंज या वेरिएशन हमें प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता। और स्टेट भी यही करता है कि स्टेट क्या करता है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट दी चेंज इन प्रॉपर्टी। तो किसी एक फिक्स पॉइंट पे आप किसी प्रॉपर्टी का चेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस एक फिक्स पॉइंट पे आपको एक ही प्रॉपर्टी मिलती है ड्यू टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के कारण हमें किसी भी एक फिक्स टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी देता है बजाय अलग अलग प्रेशर के, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे इसको, बट हमें पता चला कि जो स्टेट है वो क्या करता है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट दी चेंज। लाइक मुझे प्रेशर का चेंज निकालना है, एंथैल्पी का निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है या टेम्परेचर का निकालना है, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे चेंज निकालना है तो वो हमारा स्टेट जो है रिप्रेजेंट नहीं करता, शो नहीं करता। वो क्या शो करता है, वो शो करता है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इनकी क्या करेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू को शो करेगा, एक डेफिनेट वैल्यू को ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये डेफिनेट वैल्यू को शो कर रहा है, क्यों ये ऐसा क्यों नहीं करता कि हमारे पास कोई जो सिस्टम है वो किसी एक फिक्स टाइम पे डेफिनेट वैल्यू को शो कर रहा है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे देखें तो आपको जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो हर एक पॉइंट पे P ही है। बट ऐसा क्यों नहीं होता कि इस रीजन में वो P1 शो करे, इस रीजन में वो P2 शो करे, इस रीजन में वो P3 शो करे? वो सभी जगह सेम क्यों शो कर रहा है जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेट है वो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अभी इसे समझते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आगे इसको डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे अगर हम समझें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है
कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी तरीके से सराउंडिंग के साथ कुछ इंटरेक्शन ना करे, ठीक है ना, और उन जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाए सराउंडिंग से, ताकि जो हमारा इंटरेक्शन हो, चाहे वो मास के लेवल पे हो, चाहे वो एनर्जी के लेवल पे हो, वो किसी सिस्टम का सराउंडिंग से ना हो। सिस्टम मतलब जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग मतलब जो भी सिस्टम से अलग है बाहर, तो उससे ना कुछ सिस्टम में जाए, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाए। और इवन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम के अंदर भी कुछ गतिविधियां चले, कुछ ऐसे एक्शन चलें जिसके कारण हमारे पास कोई अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो। देयर शुड बी नो एनी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, ना ही यहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो, क्योंकि टेम्परेचर अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमें अलग अलग रीजन में अलग अलग दिखाई देगा। कहीं पे किसी एक फिक्स टाइम पे हमें कहीं पे P1 दिखाई देगा, कहीं पे P2 दिखाई देगा, कहीं पे P3 दिखाई देगा। और अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हमारा हीट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर कहीं पे होता है दैट मीन्स वहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है। तो हीट सप्लाई होने के कारण भी आपकी कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हीट सप्लाई होगी तो एनर्जी सप्लाई होने के कारण हमेशा प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो सिस्टम है वो कुछ प्रॉपर्टी में हमें चेंज शो करे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरे सिस्टम में कोई खास प्रॉपर्टी सभी जगह सेम मिले, हर एक पार्ट में, ठीक है। और थर्ड चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन, दैट इज कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना हो या फिर मास ट्रांसफर ना हो। तो ये सारी चीजें, अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास किसी सिस्टम में होती हैं, दैट मीन्स हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर हमारा सिस्टम डिफरेंट प्रेशर शो करता है किसी रीजन में, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, हम जब भी किसी एक फिक्स टाइम पे किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे होते तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती किसी सिस्टम में। तो कहीं पे हमें P1 दिखता, कहीं पे P2 दिखता। तो अगर हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखती तो हमें तो पहले ये रीजन डिसाइड करने होते कि कितने रीजन में हमारी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, फिर उसका एवरेज लेके हमें किसी एक फिक्स टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी बताना पड़ता है। पर जब भी क्या होता है, हम किसी एक फिक्स टाइम पे प्रॉपर्टी में अगर वेरिएशन आ रहा है और हम उस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके कारण जो हमें रिजल्ट होते हैं वो बहुत डिसऑर्डर होते हैं। दैट मीन्स वो रिजल्ट जो हमें मिलते हैं वो एक पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर रिजल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर रिजल्ट के लिए कि हमें किसी एक टाइम पे फिक्स प्रॉपर्टी मिले, हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अपनी स्टेट में जो है वो अपनाते हैं। और जब भी अगर हम कहीं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हम हमेशा किसी सिस्टम को तभी स्टडी कर पाते हैं जब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसके अंदर ना कोई हलचल हो, ना ही उसके अंदर से कुछ बाहर हलचल हो या बाहर से कुछ उसके अंदर आए। क्लियर है? तो दैट मीन्स ये हमारा स्टेट कहलाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं किसी भी सिस्टम को, लेट्स से मेरे पास ये कोई सिस्टम है, इस बार भी मैंने सेम वैसा ही केस लिया, बट जो मैंने इस बार सोर्स लिया वो एक कंटिन्यूस सोर्स है। ये मेरा कोई पिस्टन है और इसमें जो सोर्स है वो एक कंटिन्यूस सोर्स है, जिससे इसमें हीट ऐड होगी। इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल है और जैसे जैसे इसमें हीट ऐड होगी तो इन गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। पहले प्रेशर कुछ नॉर्मल होगा और जैसे जैसे आप हीट देंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका प्रेशर इंक्रीज करेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो प्रेशर इसका इंक्रीज होगा वो इस पिस्टन को धकेलना स्टार्ट करेगा और ये पिस्टन हमारा यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसका भी पीवी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले हमारा जो वॉल्यूम है वो लेट्स से यहाँ पे 1 कंडीशन है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होंगी हमारी वो P1 और V1 होंगी। और यहाँ पे मान लिया हमने सेकंड स्टेट है, सेकंड कंडीशन है, तो हमारी प्रॉपर्टी कुछ P2 और V2 है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है V1 पहले कम था, अब इंक्रीज हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है ना। V1 इज स्मॉलर देन V2। और प्रेशर क्या हुआ, हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा। क्यों कांस्टेंट रहा? पहले अगर आप देखें तो पहले तो प्रेशर इंक्रीज किया, बट हम यहाँ पे प्रेशर को जो कंसीडर कर रहे हैं हम उस केस से कर रहे हैं जैसे ही हमारा पिस्टन मूव करना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हमारा पिस्टन मूव करना स्टार्ट हुआ
वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली वर्क में कन्वर्ट होता रहा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हमें कांस्टेंट वर्क मिलता रहा। कॉन्स्टेंटली वर्क मिला मतलब हमारा जो प्रेशर था वो कांस्टेंट रहा। तो पहले तो प्रेशर इंक्रीज हुआ जैसे हमने हीट दी गैस को, बट हम उस केस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एक खास प्रोसेस को ले रहे हैं जिसमें हमें वर्क मिलना स्टार्ट हुआ। तो वर्क मिलना हमें फर्स्ट स्टेट स्टार्ट हुआ जब हमारा पिस्टन इमीडिएटली स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और सेकेंड हमें वहां पे वर्क मिलना खत्म हुआ जब हमने हीट देना खत्म करा। तो ये एक कंटिन्यूस सोर्स है, जब तक आप हीट देते रहेंगे तब तक आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, ठीक है। बट जो इससे पहले जो सोर्स था वो क्या था, एक बार कंप्रेस्ड गैस डाली उसके बाद हमने कुछ सप्लाई नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा P1 और P2 वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स सेम रहेंगे, ठीक है। हालांकि पहले इंक्रीज करेंगे जैसे कि मैंने बताया, बट हम यहाँ पे वहां से ले रहे हैं जहां पे हम एक ही प्रोसेस को यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें हमें वर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन ये है जिसमें हमारा वॉल्यूम है V1, फिर कुछ वॉल्यूम हो जाता है V2 और प्रेशर अगर आप देखें तो वो क्या है, कांस्टेंट, V1 से V2 हुआ और हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टाइम क्या होगा, पहली स्टेट को अगर हम ढूंढें तो यहाँ पे हमें पहली स्टेट मिलेगी, ठीक है। सेकंड स्टेट को अगर आप ढूंढें तो सेकंड स्टेट कहाँ पे मिलेगी हमें, यहाँ पे प्रेशर तो सेम है और वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है तो सेकंड स्टेट मिलेगी यहाँ पे। अब आप इन दोनों को जोड़ें एक साथ तो ये हमारी स्टेट नंबर फर्स्ट थी, ये स्टेट नंबर सेकंड थी, क्लियर। तो हम बता रहे थे कि प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोसेस को जैसे कि हमने कहा यही हमारी प्रोसेस है जो कि बहुत सारी क्या स्टेट से मिलकर बनी है। बहुत सारी स्टेट जब एक साथ मिलकर के एक पाथ को बनाती हैं वो हमारा एक प्रोसेस कहलाता है। हालांकि अभी इसको डिटेल में समझेंगे, बट प्रोसेस का क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम समझें अगर प्रोसेस को तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने हीट देना स्टार्ट किया इस पिस्टन में, हमने हीट देना स्टार्ट किया तो हमारा जो पिस्टन था, ठीक है, पिस्टन था वो डिस्प्लेस हुआ और प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए। तो जैसे हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं। लाइक यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2 और प्रॉपर्टी में चेंज आने के कारण क्या होगा, उसकी स्टेट में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, स्टेट में चेंज आएगा। और यही चेंज जो है स्टेट में हमारा प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस इज द चेंज इन स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी और हेयर वी कैन से हीट एनर्जी, क्लियर। तो हीट एनर्जी देने पे प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया, प्रॉपर्टी में चेंज होने के कारण स्टेट में कुछ चेंज आया और स्टेट में चेंज होने के कारण यही हमारा पूरा क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है। बट अगर हम इस चेंज इन स्टेट को हम अगर दूसरे टर्म में समझें और डिटेल में समझें कि ये चेंज इन स्टेट होता क्या है, तो चेंज इन स्टेट अगर आप यहाँ पे प्रोसेस के बेसिस पे देख रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड स्टेट में जाना। बट चेंज इन स्टेट एक्चुअल टर्म्स में क्या होता है, जो हमारी स्टेट है, लेट्स से ये कोई हमारी ए स्टेट है, इसके इमीडिएट जो स्टेट मिलेगी मुझे वो कुछ बी है सपोज, तो इसके इमीडिएट जो मेरे पास स्टेट होगी वो हमारा कहलाएगा चेंज इन स्टेट। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, पहले प्रॉपर्टी कुछ रही होंगी, बाद में प्रॉपर्टी कुछ चेंज हुई है, जस्ट चेंज हुई है, तो वो हमारा कहलाएगा चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में सक्सेसिव स्टेट्स का ध्यान रखा जाता है। सक्सेसिव स्टेट में जो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा उसको हम चेंज इन स्टेट कहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब हम चेंज इन स्टेट बोल रहे हैं तो हम सक्सेसिव, ठीक है ना, सक्सेसिव स्टेट्स की बात कर रहे हैं। बट अगर यही मैं बात करता कि प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस हालांकि चेंज इन स्टेट ही है, बट अगर आप इसको और डिटेल में समझें तो प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी स्टेट मिलकर के किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक एंड पॉइंट तक आप जा रहे हैं, किसी एक एंड स्टेट तक जा रहे हैं, और उसके बीच में बहुत सारी जब इंटरमीडिएट स्टेट मिलकर के एक पाथ बना रही है, वो हमारा स्टेट है। दैट मीन्स इसमें जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, पाथ शुड बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली, स्पेसिफाइड कंप्लीटली, स्पेसिफाइड कंप्लीटली। देखिए अगर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस ये है कि आपने किसी एक फिक्स स्टेट से, जैसे यहाँ पे फिक्स पहली स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में आपने वर्क दिया, हीट दिया,
और पहली ही स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में नहीं आपने, हाँ ठीक है, पहली स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में आपने क्या किया, आपको वर्क भी मिला। तो ये हमारी दो प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस में दो चीजें हुई, ठीक है, हीट भी दी और वर्क भी मिला। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या कहा, पाथ जो है वो पूरा स्पेसिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए। हमें पूरा पूरा वर्क जैसे इसमें मिल गया, इस पिस्टन का इस प्रेशर के वर्क में कन्वर्ट होने से हमें पूरा पूरा वर्क मिल गया। तो क्या हुआ, जो हमारे पास एंड रिजल्ट है वो हमें मिल जाना चाहिए, और पाथ जो है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई होना चाहिए कि पाथ इतना ही है प्रोसेस का, इससे ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है एंड रिजल्ट पे। प्रोसेस जो है वो एंड रिजल्ट पे डिपेंड करती है। और यहां पे हम देखें तो प्रोसेस क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस को जो पाथ मिला ये जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, और तभी हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अगर पाथ स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना, जैसे आपने इसमें हीट दी, ये एक प्रोसेस है, जैसे आपने इसमें वर्क दिया, ये एक प्रोसेस है। क्लियर? तो आप इसको प्रोसेस नहीं कहेंगे कि आपने हाफ से फर्स्ट से इसी यहां तक आपका सिलेंडर का पिस्टन आया और इसके बाद भी आप हीट दे रहे हैं, बट आपने उसका एक आधा पार्ट ले लिया उस पूरी प्रोसेस का। आपने कहा कि फर्स्ट से लेकर यहां कहीं 2' तक आपका प्रोसेस है। ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस मतलब पूरा कंप्लीट रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको पूरा कंप्लीट वर्क मिलना चाहिए, या कंप्लीट आपकी पूरी हीट सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की, यह है हमारा साइकिल। देखिए साइकिल क्या होता है, साइकिल इज द सीरीज ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट, और यू कैन से स्टेट। साइकिल में क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेट होती हैं। लेट से मेरे पास ये कोई प्रोसेस साइकिल है कुछ इस तरीके से, इसमें ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट तक पहुंचते हैं तो ये एक पूरी एक प्रोसेस है। सेकंड से थर्ड तक पहुंचते हैं तो ये एक पूरी एक प्रोसेस है। देन अगेन थर्ड से फोर्थ तक पहुंचते हैं, फिर ये प्रोसेस है। एंड देन 4 से 1 तक पहुंचते हैं, अगेन उसी पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। तो साइकिल क्या है, साइकिल वो है जो सीरीज ऑफ स्टेट कहलाती है, या आप कहें सीरीज ऑफ स्टेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन से प्रोसेस। प्रोसेस या स्टेट की सीरीज, क्योंकि अगर आप देखें तो एक प्रोसेस जो है वो सीरीज ऑफ स्टेट से बनी है, और जो साइकिल है वो एक से ज्यादा प्रोसेस से बनती है। एक से ज्यादा प्रोसेस होनी चाहिए, आपकी साइकिल बन जाएगी। लाइक ऐसे भी आपकी साइकिल बन सकती है, कुछ ऐसे, ये पहली प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस, ठीक है। तो साइकिल क्या है, साइकिल हमारे पास इसमें अगर आप एक चीज देखें तो पहली जो हमारी डायरेक्ट प्रोसेस है उसमें पहले से दूसरी प्रोसेस में गए, और फिर हमारे पास जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मीन्स आप इसको कहें कि जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, दैट मीन्स जो वापस आए हम सेकंड से फर्स्ट में, रीस्टोरिंग प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं। ये हमारी है डायरेक्ट प्रोसेस, और ये है रीस्टोरिंग प्रोसेस। तो क्या हुआ, जब हमारे पास पहली प्रोसेस चली, फिर हम फर्स्ट से सेकंड स्टेट में पहुंचे, एंड देन सेकंड से फर्स्ट में पहुंचे, तो हम अगेन उसी प्रॉपर्टी के साथ आ गए। दैट मीन्स जो हमारी प्रॉपर्टी पहले होगी कुछ P1, V1, T1, वो चेंज नहीं हुई, उसी कंडीशन में आप अगेन आ गए। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो हमारी साइकिल होती है उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी में चेंज मिलता है, वो चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज जीरो, बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास जो फाइनल और इनिशियल कंडीशन है साइकिल की वो सेम रहती है। तो साइकिल में एक और चीज आपको पता चल गई कि जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट के बराबर होती है। दैट मीन्स जैसी इनिशियल स्टेट थी वैसी ही होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साइकिल है वो क्या है, साइकिल इज द सीरीज ऑफ स्टेट और प्रोसेस in which the final state is identical with initial state, or you can say final state is equals to initial state. alright, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का चेंज हमने देखा स्टेट के लिए, ऐसे ही हम प्रोसेस के लिए बोलते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी का चेंज, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम के लिए चेंज निकालता यहाँ डायग्राम में, तो वॉल्यूम के लिए मैं चेंज निकालता तो मुझे मिलता V2 - V1।
ठीक है। अगर मैं प्रेशर के लिए निकालता तो 0। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट के लिए हमने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती है। सेकंड, हमने प्रोसेस के लिए कहा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, और साइकिल के लिए जो प्रॉपर्टी होता है उसका चेंज जो है, वो चेंज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का चेंज जो है वो 0 होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारे पास प्रोसेस है उसके कुछ टाइप्स आते हैं यहाँ पे। प्रोसेस के टाइप आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी सिस्टम है, लेट्स से कोई प्रोसेस हो रही है, और वो प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि वो किसी 1 से लेकर 2 पाथ तक जाती है, और वापस भी वो इसी पाथ को कवर करते हुए 2 से 1 में आती है। क्लियर। तो यहां पे ये 2 प्रोसेस हैं, बट जो पाथ है वो सेम है, और जो इफेक्ट रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो भी सेम रहता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास क्या होता है, लेट्स से मैंने 1 से 2 प्रोसेस में कुछ हीट ऐड करी सराउंडिंग से, तो सेकंड से 1 प्रोसेस में जो इफेक्ट थे जो पहली डायरेक्ट प्रोसेस में हुए वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स सेकंड से फर्स्ट प्रोसेस में मैं सराउंडिंग से उतनी ही हीट वापस लूंगा, और जबकि अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप खुद अपने हैंड्स को रब करें तो जितनी भी हीट रिजेक्ट हुई है, क्या वो हीट आपको सराउंडिंग वापस दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये जो प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी हम कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर डिफाइन करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच कैन बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन एंड द इफेक्ट इज सेम in both the process, even it is the forward process or direct process or the reverse process। तो हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोसेस है जो 1 से 2 हुई, और जो रिवर्स प्रोसेस है जो 2 से 1 हुई, उन दोनों में ही हमारे जो इफेक्ट हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं, एग्जैक्टली रिवर्स हो जा रहे हैं। अगर हमने 1 से 2 में कुछ वर्क किया होता तो हमें 2 से 1 में उतना ही वर्क वापस मिलता। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा हीटिंग एंड देन कूलिंग ऑफ अ सिस्टम। हीटिंग एंड देन कूलिंग ऑफ अ सिस्टम, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, सिस्टम को हीट किया, कुछ क्यू हीट दी 1 से 2, और फिर हमने क्या किया 2 से 1 वो हीट क्या है एब्जॉर्ब कर ली। क्लियर है? ठीक है, हमने सिस्टम को 1 से 2 में कुछ हीट दी और फिर 2 से 1 में सिस्टम से कुछ एब्जॉर्ब करी, और जब भी हम किसी सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पे कूलिंग होती है। सेकेंड है हमारा इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन, इसमें भी क्या हो रहा है, हालांकि ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, पर यहाँ पे हम एक मोस्ट जो हमारे पास जो मोस्ट पास जो हमारे पास एग्जाम्पल बैठता है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत ज़्यादा पास बैठ रहे हैं एग्जाम्पल्स, हम उनकी बात करते हैं। जबकि हमारे पास रियल लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है या कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। क्लियर? तो हम यहाँ पे इवेपोरेशन देखें तो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कुछ वाटर रहता है नीचे लैंड पे, और वो वाटर क्या होता है, कुछ इवेपोरेट होके क्लाउड्स बना और हमारे पास रेन हुई, और जो रेन हुई और अगेन वाटर वापस आ गया। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें फाइनल रिजल्ट और एंड रिजल्ट सेम तो रहा, बट हमारे पास क्या हुआ, जो हमें रिवर्स डायरेक्शन में जो हमें इफेक्ट मिले वो डायरेक्ट प्रोसेस में भी सेम थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे आप क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं एंड देन उस पर एक्सपेंशन होता है अपने आप। तो ये भी क्या हो रहा है, अपने आप एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ये इफेक्ट वापस दे रहा है, जैसे हमने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स वापस मिला। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है,
द प्रोसेस विच कैन नॉट बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास जो भी रियल लाइफ प्रोसेस हैं, इसीलिए हम इसको रियल प्रोसेस भी बोलते हैं, जो भी रियल प्रोसेस हैं वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं जिसमें भी हमारा फ्रिक्शन रहेगा। क्योंकि रिवर्सिबल में तो हमने ये पढ़ा कि वहां पे फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्लियर। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमारे हमेशा कुछ ना कुछ एक्चुअल लाइफ में आप देखें तो जो भी हमारी प्रोसेस है सभी की सभी हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी दैट इज फ्रिक्शन हमारा कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है और वही हमारा क्या बनाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को बनाता है। लेट्स से एग्जांपल की मैं बात करूं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड स्टेट में गए और आप चाहते हैं कि आप अगेन उस फर्स्ट स्टेट में आए, बट आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप उतनी ही चीज, जैसे आपने क्या किया, आपका कुछ फर्स्ट से सेकंड में कुछ फ्रिक्शन हुआ, दैट मीन्स कुछ हीट रिजेक्ट हुई। अब क्या आपको वो हीट जो रिजेक्ट हुई सराउंडिंग में, क्या वो वापस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप उस फर्स्ट तक नहीं पहुंचेंगे, आप क्या पहुंचेंगे, उससे कहीं और पहुंचेंगे, सेकंड से कुछ 1 डैश तक पहुंचेंगे। क्लियर? तो ये हमारे इरिवर्सिबल के लिए डायग्राम बनता है। ये किसी भी प्रॉपर्टी x व y के बीच में बन सकता है। अब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है इसमें कि हमारे पास कोई वाटर है और उस वाटर में आपने NaCl या शुगर ऐड कर दिया, तो ये हमारा इरिवर्सिबल है, क्योंकि वापस से आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे वो पहली स्टेट में थे, आप वापस से नहीं ला सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही आपके पास कोई पेज है, आपने उस पेज को फाड़ दिया और फाड़ने पर क्या होगा, आप वापस से उसको जुड़ा नहीं सकते। तो ये हमारी नॉर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे हमारे पास 2 प्रोसेस और आती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस और आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे देखेंगे इनको। बट ये जो प्रोसेस हैं, अगर ये भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हम कराई जाए तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। अब बट अगर ये हमारा नॉर्मली चलाई जाए, फास्ट चलाई जाए, तो ये हमारी इरिवर्सिबल कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये स्लो है तो रिवर्सिबल, फास्ट है तो इरिवर्सिबल। ऐसे हमारे पास इरिवर्सिबल क्या हो सकती हैं, और जैसे कुछ भी, जितनी भी हमारी डेली लाइफ में मैंने कहा जो भी हमारे पास इंसिडेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो जिस भी फेनोमेना में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो भी हमारी इरिवर्सिबल कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक और चीज याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा स्लो कराई जाती है। क्यों कराई जाती है वो हमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बताएगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हम सबसे पहले एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। हमारे पास कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और इस बार क्या है, हमारा पिस्टन है, अंदर कुछ कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है। कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है तो ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगी, और उस फोर्स को रोकने के लिए लेट्स से मैंने कोई वेट रखा, उसको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ दूं इस वेट को, और इस वेट को रखूं, हटाऊं, ठीक है ना। पहले क्या था, इस वेट को पूरी तरीके से प्रेशर ने, गैस के प्रेशर ने क्या कर रखा था, इसको बैलेंस कर रखा था। जैसे ही मैंने हाफ वेट हटाया तो ये पिस्टन है, ये कुछ ऊपर जाएगा और ऑसिलेट करेगा अपनी जगह पे टू एंड फ्रो, और क्या करेगा, धीरे धीरे एक मीन पोजीशन में आ जाएगा, मीन पोजीशन अचीव करेगा। बट क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरी प्रॉपर्टी कुछ रही होंगी P1 V1 T1, तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी किसमें, कुछ अनदर प्रॉपर्टी P2 V2 T2 में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो गया, हमने अचानक से बहुत ज़्यादा वेट उठाया। अगर मैं इस वेट के बहुत छोटे छोटे पार्ट कर देता, इतने छोटे पार्ट कर देता कि अगर ये कोई एल्यूमिनियम का बॉक्स होता तो मैं एल्यूमिनियम की थिन फॉइल से भी पतला इसको कर देता। तो मैंने क्या किया, इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया, थिन शीट्स कहें या स्टैक्स ऑफ कार्ड कहें, उसमें मैंने कन्वर्ट किया इस मटेरियल को। अब क्या किया, एक एक करके थिन शीट्स हटाई। तो एक एक करके अगर मैं थिन शीट हटाता हूं तो जब मेरा अगेन क्या होगा, ये अगर मैंने एक थिन शीट हटाई और मैं अगर यहाँ पे देखूं तो जो मेरा पिस्टन होगा वो क्या करेगा, इस बार भी ऑसिलेशन करेगा, बट बहुत स्लाइटली, जो कि हम देख नहीं पाएंगे, वो बहुत हल्के से ऑसिलेट करेगा और अपनी अगेन मीन पोजीशन में आएगा। बट इस टाइम अगर आप देखें तो जो प्रॉपर्टी रहेंगी, जो P1 V1 T1 होगी, वो लगभग P1 V1 T1 ही रहेगी, प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएंगे।
दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम होता है इसमें वो हर एक टाइम पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। क्लियर है? वो हर एक टाइम पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को आपको समझाऊं अगर फिर से। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है जब सराउंडिंग से, ताकि सिस्टम में कोई हलचल ना हो, ना ही सराउंडिंग से इस सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़े और ना ही इस सिस्टम से सराउंडिंग पे इफेक्ट पड़े। तो इससे क्या होता है, इसको अचीव करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोई इंटरेक्शन ना करे सराउंडिंग से, हम तीन चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं। एक तो हम इस्टेब्लिश करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा हम इस्टेब्लिश करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा हम इस्टेब्लिश करते हैं आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हम ध्यान रखते हैं? हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट ना हो और टेम्परेचर जो है टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। दैट मीन्स टाइम के साथ साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर? तो ये हमारे पास इसमें रहता है कि टाइम जो हमारा टेम्परेचर है वो सभी जगह सेम रहे, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस होने लग गया तो हीट फ्लो होगी एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक रीजन से दूसरी रीजन में, किसी सिस्टम के अंदर। तो टेम्परेचर ना ही डिफरेंस सिस्टम के अंदर ही क्रिएट ना हो और ना ही सराउंडिंग और सिस्टम में कुछ ऐसा टेम्परेचर डिफरेंस रहे। क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो हीट फ्लो होगी और उसके कारण प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे और हम नहीं चाहते कि किसी एक फिक्स टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए। ठीक है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कुछ अनबैलेंस फोर्स होते हैं, वो फोर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो गए तो यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर P2 कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सभी जगह जो प्रेशर है वो सेम रहे। तो उसके लिए जो अनबैलेंस फोर्स हैं, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या बाहर से लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं, वो सभी बैलेंस होने चाहिए, अनबैलेंस नहीं होने चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम हमें तब मिलता है जब हमारे पास ना कुछ सॉल्यूशन हो ना डिफ्यूजन हो, दैट मीन्स ना मटेरियल का ट्रांसफर हो और जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी आपका टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। ठीक है? केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपका सेम बना रहे पूरे सिस्टम में। ठीक है ना? पूरे पार्ट में जितना भी हमारा सिस्टम है उसके सभी पार्ट में सेम रहे, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और केमिकल कंपोजिशन भी, तभी जाके हमें जो सिस्टम मिलेगा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सभी चीज़ें एस्टैब्लिश कर रखी हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ये बहुत स्लो हो रही है। हमने एक थिन शीट को हटाया तो जो हमारा पिस्टन है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली मूव करने के कारण जो हमारा सभी के सभी इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश हो रखे हैं, ना ही कोई टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ना ही प्रेशर को यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें होने वाली प्रोसेस स्लो प्रोसेस तो है, बट हर एक टाइम पे, हर एक स्टेट में हमें क्या मिलता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि ऐसा तो रिवर्सिबल प्रोसेस में भी होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी क्या होता है, हर एक स्टेट में हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी स्लो प्रोसेस होता है। तो कई बार इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, इसकी दो खासियत के कारण। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट जो है वो हो तो रही है बट बहुत कम हो रही है, इसलिए एग्जैक्टली हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं कहते, बट कम हो रही है, इसलिए हम कई बार क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। दूसरी ये प्रॉपर्टी है इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है दैट मीन्स जो डायरेक्ट प्रोसेस है, अगर आप थिन शीट्स को हटा रहे हैं तो जो ये आपका पिस्टन है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, अगर आप थिन शीट्स को फिर से वापस डालना स्टार्ट करेंगे तो ये रीस्टोरिंग प्रोसेस होगी और डायरेक्ट प्रोसेस और रीस्टोरिंग प्रोसेस लगभग सेम रहेगी। तो हालांकि जो इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो कुछ ना कुछ होगा, तो वो फ्रिक्शन तो हम ओवरकम नहीं कर सकते, वो फ्रिक्शन तो वापस हमें सराउंडिंग नहीं देगा जो हम उसको डायरेक्ट प्रोसेस में देंगे, बट फिर भी हम इसको रिवर्सिबल कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ और खासियत के कारण, जैसे रिवर्सिबल है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है ना? रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे हम थिन शीट्स हटाएंगे, छोटी छोटी जो लेयर्स हैं हमारी वेट की वो हटाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो
पिस्टन है वो ऊपर की ओर आएगा और जैसे जैसे हम लगाएंगे तो वो नीचे की ओर आएगा। तो जो ये प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल भी होगी, इसीलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को कई बार रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिस्टम की, कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पे हमारा फोकस पूरा कंसंट्रेटेड है, वो सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम इज अ स्पेस इन रीजन और यू कैन से मैटर, ठीक है ना। सिस्टम जरूरी नहीं है कि ये मटेरियल होगा, ये किसी रीजन में, कोई भी आपका रीजन है हवा में, कोई आपने कोई रीजन सेलेक्ट किया, वो भी आपका सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा, कोई मटेरियल होगा, इट कैन बी रीजन ऑल्सो इन अ स्पेस। सो हम बोल सकते हैं सिस्टम इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और स्पेस इन अ रीजन on which thermodynamic study is to be done, or you can say on which focus is concentrated। जिस पे भी हमारा फोकस होगा वो हमारा सिस्टम कहलाएगा, जिस पे नहीं होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम से बचा हुआ जो भी एक्सटर्नल चीज है वो सराउंडिंग कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो सराउंडिंग है वो क्या है, सराउंडिंग इज एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, और यू कैन से एवरीथिंग आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम इज सराउंडिंग। और ये दोनों मिलकर के, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। क्लियर है। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर मेक्स द होल यूनिवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें क्रिएट हुई, टर्म जो है हमें समझ में आए। अब इसके बाद हम बात करें कि जो सिस्टम है इसके बाहर पे कुछ एनवेलप सा जो है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इज द आउटसाइड एनवेलप ऑफ एनी सिस्टम विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। जो क्या कर रही है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, वो हमारी बाउंड्री है। अब बाउंड्री जो है वो तीन टाइप की होती हैं। बाउंड्री जो है वो तीन टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास फिक्स बाउंड्री, एक होती है हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री मतलब आपके पास कोई भी बोतल है या कोई प्रेशर कुकर है, तो ये सपोज आपका लेट्स से कोई कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है ये पूरा क्लोज है, ठीक है ना, ये पूरा क्लोज है ऊपर से। तो जो इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है ये कंटेनर, तो जो भी इसकी फिजिकली एग्जिस्ट मतलब जो भी इसकी आउटसाइड बाउंड्री है, आउटसाइड जो एनवलप है इसका, वो क्या कहलाएगा, वो फिक्स्ड बाउंड्री कहलाएगा। और ये क्या है, रियल है। फिक्स्ड बाउंड्री हमेशा रियल होती है। तो आउटसाइड जो इसका पूरा सरफेस है वो हमारा फिक्स्ड बाउंड्री है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है इसलिए हमने इसको फिक्स्ड बोला। सेकेंड है हमारे पास मूविंग। मूविंग मतलब लेट्स से मेरे पास ये कोई सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन है, और पिस्टन गैस के एक्सपेंशन व कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ऊपर नीचे। अब अगर ये प्रोसेस जारी है और मुझको बाउंड्री बनानी है, तो मैंने कोई इंटरनल सरफेस की बाउंड्री बनाई, तो ये जो इंटरनल सरफेस मैंने लिया इसका, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर नीचे एक्सपेंड करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि हमारा पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो मूव कर रही है, बट है क्या, इस टाइम भी रियल है। तो मूविंग एंड रियल बाउंड्री वो होती है जो मूव करती है, ठीक है, और फिजिकली एग्जिस्ट होती है। बट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती है वो कहलाती है हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री, क्लियर। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी बाउंड्री वो है जो आपने किसी भी सिस्टम के बाहर से क्रिएट कर दी अपनी इमेजिनेशन से, कि मैं अब इसमें हीट और वर्क का ट्रांसफर देखूंगा कि मेरे सिस्टम में क्या हीट और वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारा होता है बाउंड्री। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब हम सिस्टम के कुछ टाइप्स की बात करते हैं कि सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें तो सिस्टम के हमारे पास लगभग 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम जिसमें हम जो सिस्टम को क्लासिफाई कर रहे हैं अभी, वो मास और एनर्जी के इंटरेक्शन से करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओपन सिस्टम है उसमें हमारे पास मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम।
So open system is a system in which the mass and energy interaction may take place across the boundary of any system. ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस अगर मास व एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जो ओपन सिस्टम है उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल ये हो सकता है ओपन सिस्टम का कि ये मेरे पास कोई एयर कंप्रेसर है, ये इस एयर कंप्रेसर का इनलेट है और ये इस एयर कंप्रेसर का आउटलेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशराइज गैस आ रही है। क्लियर, ये मेरा कोई एयर कंप्रेसर है, यहाँ पे मेरे पास लो प्रेशर एयर अंदर जाती है और बाहर मिलती है हाई प्रेशर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ वर्क करते हैं इस एयर पे, जो भी हमारा एयर है उस पे हम मोटर के थ्रू कुछ वर्क करते हैं, मोटर के थ्रू वर्क करते हैं और वर्क करने पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट जरूर हो रही होगी जब भी हमने किसी गैस को कंप्रेस किया। तो ये है हमारा एयर कंप्रेशर। ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है। ऐसे ही हीट और वर्क का इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, वर्क हम इसे दे रहे हैं और हीट कुछ रिजेक्ट हो रही है। तो ये कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम के और भी एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे, जितने भी मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम हैं वो सारे ओपन सिस्टम होते हैं। चाहे वो कोई बाइक है, चाहे वो कोई आपका जैसे हम बात करें इंजन विद वेल्व, अगर वेल्व है उसमें तो हमारे पास जो है वो जो इंजन होगा उसमें गैस इनलेट और आउटलेट जा सकती है, तो वो भी हमारा ओपन सिस्टम है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे टरबाइन हो गया। टरबाइन में भी क्या होता है, आपका मास फ्लो होता है, एनर्जी होगी ही, कहीं पे अगर मास फ्लो हो रहा है तो एनर्जी होगी ही। ठीक है, नोजल हो रहा है, नोजल है आपका, ठीक है, नोजल है। और भी आपके कई सारे आते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये हमारा कहलाते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करें तो ये भी सिस्टम है जो जिसको हम मास और एनर्जी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, कि जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे क्लोज सिस्टम में आ जाता है हमारे पास जितने भी हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं वो हमारे क्लोज सिस्टम होते हैं। लाइक कंडेंसर ले लो आप, एवेपोरेटर ले लो। एवेपोरेटर है, उसमें भी क्या होता है, एवेपोरेट करता है वो तो हीट रिजेक्ट करता है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है और इवेपोरेटर को क्या करते हैं, हम कुछ हीट ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो भी हमारे पास फ्लूइड है वो इवेपोरेट हो जाए, लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाए। और कंडेंसर क्या करता है, हीट को कुछ रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है क्या है, ये क्लोज सिस्टम है। क्लियर, तो इसमें आप देख रहे हैं हीट इंटरेक्शन होता है बट मास का इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है, वो सारे हमारे क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। तो क्लोज सिस्टम को आप बोल सकते हैं, क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम in which mass cannot transfer the boundary of a system but energy can go into the system and come out from the system. That is how you can define closed system. ठीक है, क्लोज सिस्टम ये हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई प्रेशर कुकर होता बिना विसल के तो दैट मीन्स वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे आपका कोई ऐसा होल नहीं है जिससे मास ट्रांसफर हो सके। तो प्रेशर कुकर विदाउट विशल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विदाउट विशल। ऐसे ही एक और सिस्टम आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप इसको भी देखें तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इसमें भी मास ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट आता है ओपन क्लोज, और हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें मास भी ट्रांसफर नहीं होता और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे यूनिवर्स, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है तो उसके अंदर जो भी मास ट्रांसफर हो रहा है वो किसी बाउंड्री से बाहर, या कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किसी बाउंड्री से तो बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स की जो बाउंड्री है वो लिमिटलेस है।
तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे आइसोलेटेड बोलते हैं। बट अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो नहीं रहता, बट फिर भी कई बार एग्जांपल आता है कि थर्मल फ्लास्क, ठीक है, इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क जो है हमारा, जिससे हमारी हीट रिजेक्ट ना हो, चाहे आप वर्षों रख दें, ऐसा वैसे कोई थर्मल फ्लास्क नहीं बना या फिर ऐसा कोई थर्मस नहीं बना जिसमें कि हीट रिजेक्ट हो, जिसमें कि आपने कुछ अंदर कुछ हॉट मटेरियल रखा और उससे हीट रिजेक्ट ना हो, चाहे जब तक आपकी पृथ्वी चल रही है तब तक उससे कुछ हीट रिजेक्ट ना हो। दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिससे हीट रिजेक्ट नहीं होती है, हीट रिजेक्ट सबसे होती है। बट यहाँ पे आपने एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया कि थर्मल फ्लास्क विद इंसुलेशन, विद परफेक्ट इंसुलेशन, जो कि इम्पॉसिबल है, परफेक्ट इंसुलेशन। तो ये तो हमारे रहे मास और एनर्जी के बेसिस पे। एक और रहता है हमारा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, बट एक्सेप्ट हीट, हीट के सिवाय। अनदर एग्जाम्पल, तो एडियाबैटिक में हमें पता चला हीट ट्रांसफर नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है, ये हमारा एडियाबैटिक है। देन हमारे पास आता है दो सिस्टम आते हैं अगेन, एक आता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम मास और एनर्जी के बेसिस पे तो डिफाइन नहीं करते, तो ये डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास एक फेज होती है किसी भी सिस्टम की, सिस्टम हैविंग वन फेज ओनली इज आवर होमोजीनियस सिस्टम। लाइक हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का सिस्टम है, तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस है। ऐसे ही कोई एक फेज वाले, जैसे हमारे पास H2O प्लस कुछ और कोई लिक्विड है, ऑयल है, वो हमारा कहलाएगा होमोजीनियस। बट अगर एक से ज्यादा फेज होते हैं तो वो हमारा हेट्रोजीनियस कहलाता है, लाइक स्टीम प्लस वाटर, या फिर वाटर प्लस स्टीम प्लस आपका आइस, ठीक है ना, वाटर प्लस वेपर प्लस आइस। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट में हमें मिलता है। क्लियर? तो ये हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस इज द सिस्टम इन विच system having only one phase, and when system have more than one phase, that means that is our heterogeneous system. Clear? तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर आप बोलें कि एडियाबैटिक के लिए क्या एग्जाम्पल है, तो एडियाबैटिक के लिए भी एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एडियाबैटिक के लिए आता है हमारे पास नोजल जो होता है, वो हम कई बार क्या करते हैं, जो नोजल होता है, ये हमारा नोजल है, लेट्स से ये नोजल मैंने बनाया और ये मेरा कोई टरबाइन है। तो नोजल है या टरबाइन है, उसमें क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी तो होगी ही, मास भी हो रहा है, बट हीट नहीं होती है, क्योंकि हम इसको पूरा इंसुलेटेड बनाते हैं, तो हीट रिजेक्शन या हीट इंटरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर? तो हम इसको मान के चलते हैं ऐसा कि जो हमने परफेक्ट इंसुलेटेड अपने नोजल और अपना टरबाइन बनाया, तो उससे हीट जो है वो मिनिमम रिजेक्ट हो रही होगी, नेग्लिजिबल रिजेक्ट हो रही है, इसीलिए हम उसको एडियाबैटिक बोलते हैं। तो ये तो हमारे रही कि सिस्टम के टाइप क्या होते हैं। सिस्टम के टाइप हो जाता है तो हमारे पास आता है नेक्स्ट कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वो क्या होती हैं। ठीक है, देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारे पास दो टाइप की होती हैं। पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। जो भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा एक पॉइंट फंक्शन होती है, दैट मीन्स वो पॉइंट फंक्शन होती हैं, किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होती हैं, उनका चेंज जैसी चीज आप नहीं निकाल सकते, तो दैट मीन्स वो किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, लाइक ये हमारी कोई प्रोसेस है, तो वो किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा। अगर वो कोई प्रेशर है, ठीक है ना, ये PV के बीच में डायग्राम बना है, तो वो कोई प्रेशर है या वॉल्यूम है या टेम्परेचर है, वो क्या है हमारे पास किसी एक फिक्स पॉइंट पे ही डिफाइन होगा। ये हमारा पॉइंट फंक्शन होते हैं, यही हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे जाएं अगर आप, तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो पाथ आप चेंज करें और आपको क्या करना है, इस P1 से इस P1 प्रेशर से P2 प्रेशर तक पहुंचना है।
तो आप इसके लिए जितना मर्जी चाहे पाथ चेंज करें, बट आपको जो एंड रिजल्ट है प्रॉपर्टी का या किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का, वो क्या होता है, सेम ही मिलता है। पाथ के चेंज होने के साथ साथ इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। पाथ के चेंज होने से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये क्या होती है हमेशा, इट thermodynamic property is not path function, path function। और जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे डिफाइन हो रही है, डेफिनेट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू देती हैं, पी वी टी, ऐसे कोई चेंज ये शो नहीं कर रही है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द चेंज। बट यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल शो करती हैं, डिफरेंशियल शो करती हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी प्रेशर की बात करें तो आप क्या करते हैं, उसमें डीपी जैसी चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल शो करना होता है। दैट मीन्स क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसका चेंज नहीं निकाल सकते। आप उसका क्या निकालेंगे, आप वो परफेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, उसका चेंज नहीं निकाल सकते। आप वो किसी एक पॉइंट पे फिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको डीपी से शो करेंगे बट डेल पी से शो नहीं करेंगे, ठीक है ना, डेल पी से शो नहीं करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई भी हमारी साइकिल जो बन रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी साइकिल रहती है उसमें प्रॉपर्टी का चेंज जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से बात रही। अब हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्लासिफाई होती है दो तरीके से। कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कुछ होती हैं इंटेंसिव या इंट्रिंसिक कहें आप, इंटेंसिव। ये जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखें इसमें चाहे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो, लाइक आप यहाँ पे देखें प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है, या डेंसिटी है, या फिर आपके पास और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती, लाइक हम आगे भी बात करेंगे इस पे और, बट ये हमारे पास मेन रही प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। प्रेशर क्यों, क्योंकि प्रेशर अगर आप देखें तो इंटेंसिव क्यों है ये नेचर का। अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है और कोई मास का कुछ वॉल्यूम है और आप उसमें से कुछ पीस कट करते हैं, जैसे आपके पास ये लेट्स से CaCO3 का कोई ब्लॉक है, ठीक है, आपने इसका कुछ कट किया, तो जो डेंसिटी इसकी यहाँ पे होगी वो सब जगह सेम होगी। ऐसे ही जो प्रेशर रहेगा वो सब जगह सेम रहेगा, टेम्परेचर भी जो रहेगा वो सब जगह सेम रहेगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम मान के चलते हैं। तो इसीलिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती हैं, इसीलिए हम इंटेंसिव में बोल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो डेंसिटी में कई बार कंफ्यूजन होता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो मास पे डिपेंड कर रही है। बट अगर आप देखें तो कोई भी मेरे पास सिस्टम है और मैं उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी जो डेंसिटी है वो पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है। डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि आपने उसका मास हाफ किया तो उसका वॉल्यूम भी तो हाफ हो गया। इसी कारण जो भी हमारी अगर कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो भी मास पे डिपेंड करती है, जो भी मास पे डिपेंड करती हैं वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मास और वॉल्यूम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा हमें क्या देता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम हमेशा बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्यों, अभी देखते हैं हम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड कर रही हैं, लाइक मास पे डिपेंड करती है हमारी एनर्जी E=mc², भी आपको पता है। आपका एंथैल्पी डिपेंड करता है, एंट्रोपी डिपेंड करता है हमारा, यहाँ पे हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर था, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड करता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये हमारे पास क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब ये क्या करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। मास भी खुद यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। बट हमको क्या चाहिए होता है, हम जब भी स्टडी करते हैं हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करें, हम ऐसे कैलकुलेशन करें जैसे मेरे को क्या कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है और मैंने
मैंने अगर किसी एक पॉइंट पे उस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया, मुझे वो मिली P, ठीक है, और मैंने अगर दूसरी जगह पे कैलकुलेट किया तो मुझे वो कुछ मिली P1। अब अगर ऐसा होने लग गया तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, मास पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम को देखें तो आप अगर मास को आधा कर देते हैं तो वॉल्यूम भी आधा हो जाता है। ऐसे आप एंट्रोपी या एंथैल्पी या एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास जो हम किसी भी सिस्टम के अगर मैं पार्ट कर रहा हूं तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैं उसके मास को कम कर रहा हूं या ज़्यादा कर रहा हूं तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। बट अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो मास है, हमारे पास जो सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो और सभी जगह प्रॉपर्टी सेम रहे, तो हम एक ही जगह पे प्रॉपर्टी करते कैलकुलेट और फिर बाकी जगहों पे नहीं करते, ठीक है ना। किसी भी एक जगह पे हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते और हमें सभी जगहों पे पता चल जाता कि सब जगह P ही होगी, सब जगह P ही होगी, तो यहाँ पे एक ही टाइम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको हर टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है अगर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मास के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, हम हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ऐसे ही स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्पेसिफिक मास भी हो सकता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी हम यूज नहीं करते ज़्यादा, बट यहाँ पे हमारे पास जितनी भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हम उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो डिक्रीज हो जाए, हमें बस प्रॉपर्टी एक ही जगह पे कैलकुलेट करनी पड़े और वो सभी जगह के लिए सेम रहे, सभी पार्ट के लिए उस सिस्टम के सेम रहे, ठीक है। तो ये हमारा होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये लेक्चर इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक और चीज़ इसमें बचती है, वो रहती है हमारे पास जो हमारे पास प्रोसेस हमने देखी, वो हमने देखी रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और भी हमारे पास प्रोसेस आती हैं जैसे स्टडी प्रोसेस। स्टडी प्रोसेस, ये स्टडी प्रोसेस कहाँ से आती है, ये आती है हमारे पास, जो प्रोसेस है हमारे पास वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है फ्लो प्रोसेस, एक होती है नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस, जो हमारा ओपन सिस्टम है उसको हम फ्लो सिस्टम बोलते हैं, दैट मीन्स उससे मास ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हम उसको फ्लो सिस्टम बोलते हैं। और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, क्योंकि आप किसी भी ओपन सिस्टम की बात करें तो उसके लिए उसमें क्या होता है, उसमें वो ओपन रहता है। ओपन होने के कारण क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जा सकती है, आ सकती है। तो दैट मीन्स वहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इन्फिनिटिव है, दैट मीन्स कंट्रोल है। वॉल्यूम कोई चीज़ थोड़ी है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको कंट्रोल वॉल्यूम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का। जैसे हमारे पास कोई प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर है तो वो अगर उसमें विशल लगी है तो उससे कुछ आपकी जो भी आपने गैस है इसमें फिल कर रखी है या वाटर है, लिक्विड है, वो वेपर फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो ये ओपन सिस्टम है, बट इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो कंट्रोल वॉल्यूम है। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, या फिर वॉल्यूम जो है वो पूरा गैस का जो है वो इन्फिनिटिव में चले जा रहा है। इन्फिनिटिव मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो अनलिमिटेड हो गया जितना यूनिवर्स का है, तो इसी कारण हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। बट आप क्लोज सिस्टम को देखें तो हम इसको बोलते हैं नॉन फ्लो सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मास, क्योंकि जो हमारा क्लोज सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, हम वर्क तो ट्रांसफर कर सकते हैं बट जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, क्लोज है। दैट मीन्स उसमें मास क्या होता है, फिक्स होता है, मास फिक्स होता है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो दो टाइप की प्रोसेस आती हैं, एक आती है फ्लो प्रोसेस जैसे कि मैंने कहा, और एक आती है नॉन फ्लो प्रोसेस। दो टाइप की प्रोसेस आती है, एक आती है फ्लो प्रोसेस, एक आती है नॉन फ्लो प्रोसेस। जो फ्लो प्रोसेस होती है वो दो टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लो प्रोसेस में मास और एनर्जी दोनों का फ्लो होगा, इसमें एनर्जी का होगा और मास का नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम में होने वाली प्रोसेस है। तो फ्लो प्रोसेस के दो टाइप आते हैं, एक आती है स्टडी फ्लो प्रोसेस, एक आती है नॉन स्टडी या अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। जो स्टडी फ्लो प्रोसेस आती है वो क्या होती है, जिसमें हमारा कोई भी हमारे पास कोई ओपन सिस्टम है, लेट्स से मेरे पास कोई ओपन सिस्टम है, तो ये ओपन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मैं बना हुआ होगा, ये मेरे पास कोई ओपन सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है। तो जो मास फ्लो रेट रहता है वो इसमें कांस्टेंट रहता है स्टेडी फ्लो सिस्टम में, और एनर्जी ट्रांसफर रेट जो हमारा Q है,
एनर्जी ट्रांसफर रेट, दैट मीन्स हीट एनर्जी का रेट जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही वर्क ट्रांसफर रेट वो भी कांस्टेंट रहता है। तो ये अगर हमारे पास कंडीशन है, जैसे केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता, पूरे सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी डिससेटिस्फाई होती है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो हमारा कहलाता है अनस्टडी प्रोसेस। और अगर ये सारी हमारे पास किसी सिस्टम में लागू हो रही है, मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, दैट मीन्स जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर भी आ रहा है। m.1 से हम मास फ्लो रेट को शो करते हैं, तो m.1 इज इक्वल टू m.2। ऐसे ही हीट भी कांस्टेंट है, वर्क का ट्रांसफर का रेट भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और केमिकल कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। अगर ऐसी चीजें इनमें से एक भी हमारे पास, सपोज हमारे पास हीट रेट कांस्टेंट नहीं है, तो वो हमारा अनस्टडी कहलाएगा। एक भी शर्त अगर इसमें से लागू नहीं हो रही है तो वो अनस्टडी प्रोसेस कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।